निफ्टी का किंग स्टॉक, हमारे देश की आन बान और शान। जिस स्टॉक का एक टाइम पे निफ्टी में सबसे हाईएस्ट वेटेज हुआ करता था, लेकिन फिर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद अब वो हाई वेटेज में आ गया है एचडीएफसी बैंक, और जो हमारा हाई वेटेज स्टॉक था वो सेकंड नंबर पे आ गया है। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत अच्छा मौका शुरू हो गया है। हो सकता है कि अभी एग्जैक्ट मौका आने में थोड़ा सा टाइम है। इसमें जो लोग सेफ गेम खेलना चाहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में, जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें एकदम मन की शांति से अच्छा स्टॉक लेकर के कैपिटल डेटोरिएट हुए बिना हमें 20, 25, 30 या 40% रिटर्न एक ही साल में मिल जाए या कुछ महीनों में मिल जाए, 6-8 महीने में, तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मौका आ रहा है वापस। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब भी ये मौके आते हैं, ये मौके आने के बाद 3, 4, 5 महीने से ज्यादा नहीं लगता है, स्टॉक 30-40% रिटर्न दे देता है। तो मौके पे चौका मारना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप सेफ रिटर्न्स लेना चाहते हो तो। कई लोग जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी करते हैं। मैं खुद भी ऑप्शंस में निफ्टी जो इंडेक्स है या बैंक निफ्टी जो है, उन्हीं में पोजीशंस बनाता हूँ। साल में 2-3 बार जब मुझे काफी कंफर्म होता है कि पैसा बनेगा तभी बनाता हूँ। पूरे साल रोज दिन रात में नहीं लगा रहता हूँ एफ एंड ओ में। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं भी ये मानता हूं कि अगर इंसान नेकेड फ्यूचर्स में भी काम करे तरीके से तो उनका पैसा बन सकता है। और वो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट, ऐसे सब शेयर्स हैं, क्योंकि ज्यादा गिरते नहीं हैं। अगर आप सही लेवल पे एंट्री लोगे तो 10-12% से ज्यादा इनमें गिरावट नहीं होती, लेकिन वहां से 30-40% का रिटर्न जरूर बन जाता है। तो मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं या इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं कि आप रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर ले लीजिए, लेकिन जो लोग अपनी लत से परेशान है, जिनको लगता है कि हमें तो नेकेड फ्यूचर लेके काम करना ही है, कई लोग ऐसे होते हैं, शौक होता है उनको कि भाई वो स्टॉक मार्केट में कुछ भी रिस्क लेंगे, नेकेड फ्यूचर्स लेंगे, चाहे खुद नेकेड हो जाए तो भी नहीं मानेंगे वो इस बात को, करना ही है। तो मेरा यह मानना है कि ये काम ब्लू चिप स्टॉक्स में करना चाहिए, क्योंकि उनमें गिरने की एक लिमिट होती है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ ही जाते हैं, बढ़ते ही हैं। बिकॉज अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो निफ्टी हाई पे हाई कैसे बनाएगी। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री जो है, अगर उसके पास्ट कुछ हम हिस्टोरिकल चार्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में सही में पोजीशंस कब बनानी चाहिए, और वो मौका आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आज हम बात करेंगे, आज मैं यहाँ पे आपसे रिलायंस के फंडामेंटल की बात नहीं करने वाला हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री के फंडामेंटल के ढेरों वीडियो हैं और हम सब जानते हैं अच्छी कंपनी है और उसमें एक ग्रोथ रेट जो है वो दर साल मिलती रहती है, एक कांस्टेंट रेट से वो ग्रो होता रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की फंडामेंटल की बात करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन चार्ट्स पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पोजिशनल ट्रेडिंग का मौका आ रहा है और मौके पे चौका मारा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट्स और समझते हैं कि इसमें क्या रिटर्न्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज रिलायंस इंडस्ट्री। और ये मंथली चार्ट है, क्योंकि मंथली चार्ट जो है उसमें कोई भी फेक सिग्नल जल्दी से आते नहीं है। जब एंट्री मिलती है तो वो एंट्री काफ़ी परफेक्ट होती है। और हम 2015 से एनालाइज करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री किस तरह से काम करता है। अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है जिसमें एक लोअर लाइन है और एक अपर लाइन है। तो दोस्तों, ये बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड बहुत ही अच्छा काम करता है मंथली चार्ट पे। तो हम बॉलिंजर बैंड को यूज करते हुए और प्राइस एक्शन को यूज करते हुए देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से कामकाज करता है। सो 2015 से हम इसको चेक करना शुरू करते हैं। 2014 में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था रिलायंस इंडस्ट्री ने, और उसके बाद इसमें कंटिन्यू 11-12 महीने तक ये करेक्शन चलता रहा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोअर बैंड, जब भी जो रिलायंस इंडस्ट्री का लोअर बैंड होता है, बॉलिंजर बैंड में जब रिलायंस इंडस्ट्री लोअर बैंड के पास आता है, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। नॉर्मली ये लोअर बैंड को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता, या तो ये उसको टच करके ऊपर की तरफ चला जाता है, या थोड़ा सा पहले ही, टच करने से पहले ही रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो वापस अपने जो प्राइस इंक्रीज का जो इसका सफर है वो स्टार्ट कर देता है। सो अगर हम ध्यान से देखें कितनी बार हुआ है ये, तो ये एक बड़ा करेक्शन चल रहा था, लेकिन इस करेक्शन ने यहाँ पे लोअर बैंड के पास आकर के पॉज लिया और फिर रिलायंस इंडस्ट्री चलता ही चला गया और अपर बैंड तक ये गया।
तो ये एक बार हुआ। उसके बाद वापस अगर आप देखेंगे तो ये 2 ही महीने में एक बड़ी गिरावट आई। अगेन आप देख सकते हैं लोअर बैंड को टच किए बिना ही उसके पहले ही यहाँ से वापस रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर चलना शुरू हो गया। अगेन अपर बैंड तक ये गया, फिर ये कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद 2017, 18, 19 तक इसमें एक तेजी की चाल रही। 2020 में जब अभी कोरोना वायरस का क्रैश आया था, उस टाइम पे आप देख सकते हैं अपर बैंड से गिरते गिरते ये वापस लोअर बैंड पे आया और लोअर बैंड के नीचे जाते ही इसमें बाइंग आ गई। लोअर बैंड के नीचे क्लोज नहीं हो पाया और फिर रिलायंस इंडस्ट्री में अगेन कुछ महीने तक एक हमें अपवर्ड कंटिन्यू चाल देखने मिली, जो कि शेयर को 1000 रुपए से 2300-2400 रुपए तक ले गई थी। उसके बाद शेयर कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे अप ट्रेंड में रहा। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक करेक्शन बेसिकली इधर से स्टार्ट हो चुका था। यहाँ से ये जो करेक्शन है स्टार्ट हुआ और अगेन ये लोअर बैंड पे आया। वापिस आप देखिए मंथली लोअर बैंड को इसने टच किया और इधर से 3-4 महीने की तेजी रही और ये अपर बैंड को टच करने गया और फिर वापस इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये अपर बैंड को टच होने के बाद एक करेक्शन चालू है रिलायंस इंडस्ट्री का और लोअर बैंड के काफी नजदीक आकर के इसने एक पॉज लिया है और वापस ये अब ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो या तो ये इधर से ही अपर बैंड को टच करने जाएगा या हो सकता है एक बार लोअर बैंड को टच करने आए और फिर ऊपर जाए। लेकिन कुल मिला के मैं आपको बोलूँ तो लोअर बैंड के आसपास का एरिया है जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में हमें हमेशा पोजीशन बनानी चाहिए और ये लोअर बैंड के पास आकर के इसने टर्न मारा है। तो वापस यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हमें एक तेजी की चाल रिलायंस इंडस्ट्री में देखने मिल सकती है। कहाँ तक जा सकता है तो वो अपर बैंड तक जा सकता है। अभी फिलहाल अपर बैंड 2645 के आसपास है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री अभी 2300 रुपए में मिल रहा है, यहाँ से आने वाले 3-4 महीने में ये हमें 2650 तक के टारगेट इसमें इजीली दिखाई देते हैं। और अगर इन केस मान लीजिए कि ये अभी ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है, तो ये 2150 जो हम लोअर बैंड का लेवल देख रहे हैं, इस लेवल तक ये आ सकता है। यानी व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन प्लान आवर ट्रेड। तो अब ये 2150 तक जा सकता है एक बार, लेकिन गारंटी नहीं है, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो व्हाट वी कैन डू, करंट प्राइस जो है 2315 की, इसमें हम 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर ये 2150 पे आता है तो हम 50% इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। इस तरीके से हम 2 इंस्टॉलमेंट में रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी को 1 लाख रुपया लगाना है तो 50-50 हजार करके 2 किस्तों में लगा सकता है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी जो एवरेज प्राइस बैठेगी वो लगभग 2225 के आसपास बैठेगी और वहां से हमें टारगेट दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का कि ये 2650 तक जा सकता है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक 20% की तेजी आने वाले मैक्सिमम 6 महीने में रिलायंस इंडस्ट्री से हम कमा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री एक काफी लार्ज कैप कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनीज में आता है और ऐसी कंपनी में अगर 5-6 महीने में 20% की अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। मेरा ये प्लान है, अभी मैंने पोजीशन बनाई नहीं है, हो सकता है मैं बनाऊंगा। तो आप जो भी डिसीजन ले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।